स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए जीएस का मॉडल पेपर नंबर 19 है। आप लोगों के 18 मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं और सभी पीडीएफ आप लोगों को पेड ग्रुप में दे दी गई है ताकि आपका जो रिवीजन है वो सुचारू रूप से चल सके। और अब धीरे धीरे हम परीक्षा से पहले अंतिम दिनों में हैं और अब आपका जो सिलेबस है दोस्तों ये कंप्लीट करवाया जा चुका है। यानी कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, अगर उसको आप देखेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर और जो एक साल का करंट अफेयर है ये भी आपको करवाया जा चुका है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास, प्लस जितने भी बाकी आपके टॉपिक हैं सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। और इसके लिए आप चैनल का जो प्लेलिस्ट है इसको आप चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के नाम से ये प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको शो होगी। और इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट आपका जो सिलेबस है प्लस अब तक जितने भी मॉडल पेपर करवाए गए हैं सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज है और इतना पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप भरोसा कर सकते हैं कि एग्ज़ाम की सारी तैयारी आपकी हो चुकी है। प्लस जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको PDF भी दे दी गई है ताकि उनका जो रिवीजन है वो लास्ट टाइम में थोड़ी सी तीव्र गति से हो सके। और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ये आपका व्हाट्सअप नंबर है 9452252260। इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक PDF का लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का GS मॉडल पेपर 19। और जैसा कि आप जानते हैं UPHESC के साथ साथ GIC, GDC, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि में जो GS का कॉमन पोर्शन है सभी को ध्यान में रखकर ही ये जो मॉडल पेपर हैं तैयार किए गए हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, लाइकेनोलॉजी। और सही आंसर विकल्प बी है फाइकोलॉजी। देखो दोस्तों, फाइकोलॉजी मीन्स शैवाल का अध्ययन। शैवाल सरल प्रकाश संश्लेषक जलीय जीव हैं। माइकोलॉजी इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक में मशरूम और फफूंद आते हैं। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत मांस यानी कि काई और जो लीवर बॉड्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, इनका अध्ययन किया जाता है। प्लस लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि सांद्र नमक के विलयन में रखी सब्जियां कुछ समय बाद संकुचित क्यों हो जाती हैं? जैसे कि आप एक पात्र ले लीजिए और उसमें नमक का विलयन बना के रख दीजिए और उसमें कोई भी सब्जी आप डाल देंगे, थोड़ी देर के बाद सब्जियां जो हैं मुरझा जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। ऐसा किस वजह से होता है? तो दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा होता है परासरण के कारण, जिसकी वजह से वनस्पति कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है। कारण क्या होता है? मान लेते हैं कि आप जैसे कि नमक में पानी में नमक मिलाकर आप एक घोल बनाते हैं और उसमें आप पालक को रख देते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि पालक के अंदर भी पानी है लेकिन उसकी जो सांद्रता है वो अधिक है, बाहर क्या है सांद्रता कम है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अंदर का पानी बाहर निकलकर उसको मतलब ये होगा कि जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना चाहता है और ये जो नियम होता है इसे कहते हैं परासरण। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जल की सांद्रता समीपस्थ विलयन की तुलना में अधिक होती है। जल की कमी के कारण कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं जिससे सब्जियां शुष्क या निर्जलित दिखाई देती हैं। ठीक है, यह सिद्धांत सामान्यतः देखा जाता है जब अचार बनाया जाता है। क्या होता है उसमें कि अचार को आपने देखा हो जब बनाया जाता है तो उसे नमक डाल के रखा जाता है तो अंदर से जो सब्जियां होती हैं वो थोड़ी सी सूख जाती हैं, अंदर का पानी जो है वो सूख जाता है। भोजन में जब निर्जलीकरण करना होता है, मृदा से जल का जाइलम ऊतकों तक परिवहन और रक्त एवं समीपस्थ ऊतक के बीच द्रवीय पदार्थों का विनिमय भी इसी मेथड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने में मदद करता है?
तो दोस्तों आपको पता है ये कि ये जो हार्मोन है इसका नाम होता है एथिलीन, ठीक है, विकल्प डी आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन के बारे में भी। तो पहले बात कर लेते हैं एथिलीन के बारे में। दोस्तों एथिलीन क्या है? यह एक गैसीय हार्मोन है जो कि फलों के पकने, पत्तियों के झड़ने, पुष्पों के मलानता को प्रोत्साहित करता है। ऑक्सिन यह कोशिका विस्तार, जड़ विकास और प्रकाश संवर्धन को नियंत्रित करता है। जिबरेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि, बीज अंकुरण और फलों के आकार में वृद्धि को बढ़ावा देता है। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा पत्तियों की जीर्णावस्था को विलंबित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी से संबंधित। डीडीटी इसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोराइड डाईफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डीडीटी के संदर्भ में यहाँ पर देखो 3 बातें कही गई हैं। पहला पॉइंट है यह वसा में घुलनशील है, जैव अनिम्नीकरणीय यौगिक है जो खाद्य श्रृंखलाओं में जैव आवर्धन से होकर संचलित होता है, ठीक है। रेचल कार्सन की 1962 की पुस्तक है, ये कई बार पूछा गया है। साइलेंट स्प्रिंग की किताब जो है किसने लिखी है? तो 1962 में रेचल कार्सन ने किताब लिखी थी। तो साइलेंट स्प्रिंग नामक जो बुक है तो उसमें डीडीटी के बारे में व्यापक पारिस्थितिक खतरों को उजागर किया गया। प्लस तीसरा पॉइंट है कि इसके दीर्घकालिक उपयोग को अंडों के खोल के पतले होने के चलते गिद्धों की संख्या में तीव्र ह्रास से संबद्ध माना गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, 1, 2, 3 सभी आपका सही है। यहाँ पर तीनों सही यानी कि विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा। यद्यपि दोस्तों विभिन्न देशों में डीडीटी पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत और अफ्रीका के कुछ भागों में प्रतिबंधित परिस्थितियों में भी वेक्टर नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे सामान्यतः लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लॉफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड जाना जाता है, इसको इंडिकेट करते हैं N2O से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे एनेस्थेटिक के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग अल्पकालिक शल्य जो क्रियाएं होती हैं उसमें प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसमें शोषण किया जाए तो मृत्यु तक हो सकती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला होता है N2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो फलीदार फसल होते हैं उसमें जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दलहनी फसलों में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जीवाणु जो राइजोबियम होता है दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियाँ यानी कि नोड्यूल्स बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जो होता है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे उपज में 10 से 35% तक की वृद्धि होती देखी गई है। कीटभक्षी पौधों यानी कि दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। 2 बातें यहाँ पर कही गई हैं। पहला पॉइंट है लगभग सभी कीटभक्षी पौधों को कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनको अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट 1 है ये गलत है। उद्यानिकी मृदा कीटभक्षी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सही है, यानी कि विकल्प डी आपका उत्तर रहेगा। तो ध्यान देना कि कीटभक्षी पौधे जिन्हें आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ऐसे स्पेशल प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को विशेषकर नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन नाइट्रोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं। और इनमें जो है मुख्य रूप से वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट जिन्हें आप घटपर्णी कहते हैं, ड्रोसेरा या संड्यू शामिल हैं जो पत्तियों के रूपांतरण से कीटों को फंसाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि। और ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये यहाँ पर आप देखेंगे ये मटर के आकार की एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। और यह थायराइड, अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल और प्रजनन ग्रंथियों सहित शरीर की अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन के स्राव को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है SDGs के बारे में।
और एसडीजी पर एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। आप सर्च करेंगे एसडीजी बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और इस पर जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पहला कथन है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में इन्हें अपनाया गया था। सही है। इसमें 17 लक्ष्य हैं, ये भी सही है। और उपलक्ष्य कितने हैं? 169 हैं। दोनों के दोनों कथन इसमें सही हैं। उत्तर बनेगा विकल्प सी, ठीक है। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया था, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 टारगेट निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो वो फैच करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, तो यही क्रम बनेगा। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। तो देश में अनुसंधान क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क को आधार बनाकर सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड का निर्माण करना, ठीक है। और ध्यान दीजिए, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम शिवाय, परम 8000, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वैरामुथु को, ये दोस्तों कथन आपका बिल्कुल सही है। होलबर्ग पुरस्कार 2025 दिया गया लिंडन रोपर को, ये कथन भी सही है। एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया मसाकी काशीवारा को, ये दोस्तों आपका बताइए सही है या गलत है। टर्नर पुरस्कार दिया गया नैन्ना कालू को, ये भी सही है आपका। देखो दोस्तों, एबेल पुरस्कार 2025 के भी आ चुके हैं और 2026 के भी आ चुके हैं। और यहाँ पर जो मसाकी काशीवारा हैं इनको दिया गया था 2025 का एबेल पुरस्कार। तो 2026 का किसको दिया गया? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत और डी मॉड्यूल सिद्धांत में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। उन्हें क्रिस्टल बेस की खोज के लिए भी दिया गया था ये पुरस्कार। अब बात करें यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2024 का, ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। और जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का है, ये प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार आर वैरामुथु को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो 59वां विनोद कुमार शुक्ल, 60वां आर वैरामुथु को, ये कथन भी सही हो गया। 9 दिसंबर 2025 को स्कॉटिश कलाकार नैन्ना कालू को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब घोषित किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। अब बात करें 2026 का जो एबेल पुरस्कार है, ये दिया गया है गर्ड फाल्टिंग्स को। किसको? गर्ड फाल्टिंग्स, और ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं, ठीक है। और एबेल पुरस्कार तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल भी इसे माना जाता है। हालांकि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिए नहीं जाते हैं, तो आप इसी पुरस्कार को गणित का नोबेल मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? देखो दोस्तों, जो गोंड जनजाति होती है, ये जो भाषा प्रयोग में लाती है उसे कहते हैं गोंडी, ठीक है। तो गोंडी भाषा दोस्तों ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए, गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, जिसका ऐतिहासिक संबंध गोंडवाना क्षेत्र से माना जाता है। भारत में गोंड जनजाति का सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए, औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान शासन करने वाले मेदिनी राय, देखो मेदिनी राय का नाम अगर आ रहा है तो मुगल बादशाह बाबर और राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया जो युद्ध था, चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में हुआ था। तो यहाँ पर मेदिनी राय का नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर साहिब राय का नाम आना चाहिए था, ठीक है। तो साहिब राय करके पढ़ेंगे। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान शासन करने वाले साहिब राय किस वंश के शासक थे? तो चेरो वंश के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब का जो सेनापति था दाऊद खान और चेरो राजा साहिब राय के मध्य औरंगा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, इसमें साहिब राय पराजित हुए थे। अब आते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था, ये करेक्ट है। इस युद्ध में मेदिनी राय की विजय हुई थी। देखो दोस्तों, ये कथन आपका गलत है।
चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मुगल बादशाह बाबर और राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। मतलब इसमें विजेता बाबर हुआ था और उसने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में राजपूतों की हार के बाद रानी मणिमाला ने 1600 नारियों के साथ जौहर आत्मदाह भी किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। तो ध्यान दीजिए कि इस युद्ध में चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय की हार हुई थी और इसके बाद उनकी रानी मणिमाला ने 1600 नारियों के साथ जौहर कर लिया था। और युद्ध का कारण क्या था? मेदिनी राय द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मस्तिष्क का कौन सा भाग कपाल के आधार पर स्थित होता है? देखो दोस्तों, कपाल के आधार से जुड़ता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये रट के रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए सेरिब्रम क्या होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य भाग सेरिब्रम होता है, जो मस्तिष्क के कुल आयतन का 85% है। यह अगला और ऊपरी हिस्सा है जो सोचने, समझने, याद रखने, भावनाओं, भाषा और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। यह सेरेब्रम यानी कि सोच और सेरेबलम यानी कि संतुलन से अलग है। बात करें अगर सेरिबेलम के बारे में, तो इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित एक प्रमुख संरचना जो शरीर की गतिविधियों के समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संतुलन, बैलेंस, सटीकता, प्रिसीजन और मुद्रा, पोस्चर को कंट्रोल करता है। यद्यपि ये मस्तिष्क की कुल मात्रा का केवल 10% है, लेकिन ये अगर ना रहे, काम करना बंद कर दे, तो आप गिरते पड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करता है, आपकी बॉडी को, आपकी पोजीशन को, आपके पोस्चर को, आपकी निशानेबाजी को। मेडुला ऑब्लांगाटा दोस्तों मस्तिष्क स्टेम का सबसे निचला हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, स्पाइनल कार्ड से, और यह जीवन के लिए आवश्यक अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप, निगलने, छींकने को कंट्रोल करता है। मुख्य रूप से श्वसन, पाचन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिफ्लेक्स सेंटर के रूप में यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 3% तक। विकल्प बी आपका करेक्ट है। हालांकि यूपी बजट में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करिएगा यूपी बजट बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको मिल जाएगा और उसको आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से पहले आप इसे देख लें। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के विवाह के लिए अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों ये कर दी गई है अब 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है और इससे 26.81 लाख से अधिक जो बालिकाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिए विशेष स्कूटी योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 400 करोड़ रुपए का। यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। और ध्यान दीजिए कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए यहाँ पर बजट 2026-27 में क्या किया गया है, एक और प्रावधान कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के परामर्श मूल्य में, जिसको आप SAP कहते हैं, इसमें प्रति कुंटल 30 रुपये की वृद्धि की गई है। मतलब अब गन्ने की दरें हो गई हैं 400 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश में कितनी वर्तमान बेरोजगारी दर की घोषणा की गई है बजट 2026-27 में? तो याद रखिएगा 2.24% और लगभग 6 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर भी निकाला गया है यूपी में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण पर निम्न कथनों पर विचार करें। 3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई, करेक्ट है। युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, करेक्ट है। 5 मिलियन टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका मिलान सही किया गया है? पर्यावरण विज्ञान का जनक डॉक्टर रेक्स एन ओलिनोरस को माना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता रामदेव मिश्रा कहे जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, दोस्तों ये भी आपका करेक्ट है। तीनों कथन आपके यहाँ पर सही है, तो विकल्प डी आपका उत्तर होगा। ध्यान दीजिए कि फिलीपींस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रेक्स एन ओलिनारिस को पर्यावरण विज्ञान का जनक माना जाता है। रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान की इन्होंने नींव रखी थी और इसलिए इनको भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और जो पारिस्थितिकी शब्द है इसको 1866 में जर्मनी के वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन थार मरुस्थल
पारिस्थितिकी तंत्र में क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। तो योगदान कौन कौन सी वजह हैं, मतलब कि क्षरण के लिए कारण क्या होता है? तो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन तो है ही है, और पशु द्वारा जब चराई होती है तो क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्षरण होगा ही होगा। तो अगर CBD कारण है तो देसी वृक्षों का बढ़ावा रोपण ये रोकने का काम करता है। तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये भारत के 3 स्टेट को कवर करता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होती है 1986 में, और भारत का यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, और लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यह कवर करता है। यह पश्चिमी भाग का हिस्सा है, यानी कि जिसे आप पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखो दोस्तों, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, जिसमें नीलगिरी तहर और शेर पूंछ वाला मकाक बानर भी शामिल है। अगला है, ब्लैक बॉक्स मॉडल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखो दोस्तों, जो ब्लैक बॉक्स है ये शब्द पारिस्थितिकी तंत्र के प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान में इस मॉडल का उपयोग उन प्रणालियों को वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां आंतरिक कामकाज जटिल या अज्ञात है। जो आंतरिक कार्यप्रणाली है या तो जटिल है या अज्ञात है, लेकिन इनपुट और आउटपुट देखे जा सकते हैं, वहाँ पर ये शब्द प्रयोग लाया जाता है ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन के बारे में यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, यह वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये सही है। फरवरी 1972 में ईरान के शहर रामसर में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों ये जो हस्ताक्षर हुए थे 1972 नहीं बल्कि 1971 में हुए थे। तो दूसरा कथन आपका गलत है, केवल पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 1975 में लागू होती है 1975 में, कन्वेंशन हुआ था 1971 में। उद्देश्य है बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा देना। भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे, और भारत में प्रेजेंट टाइम में 98 ही हैं, अधिक तो गलत लिखा गया है। यहाँ पर 98 रामसर साइट्स हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2026 में घोषित भारत के 97वें और 98वें जो रामसर स्थल हैं। तो 97वां रामसर स्थल बना है पटना पक्षी अभयारण्य। ये एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। पटना से कंफ्यूज मत होइएगा कि आप बिहार चले जाइएगा, बिहार मत जाइएगा। पटना पक्षी अभयारण्य यह एटा जिला उत्तर प्रदेश में है, और जो 98वां रामसर स्थल है ये गुजरात के छारी ढांड कच्छ में है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी आप लोग, चलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं क्या? वेटलैंड डे मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2026 की थीम क्या है। फटाफट इसका आप लोग बताइए कि 2026 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया उसकी थीम क्या है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और ग्रुप में जुड़ने के लिए देखो दोस्तों मैं कहता हूँ ना कि 200-400 रुपये देकर अगर आपके 2-4 नंबर भी बढ़ जाएं बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। क्योंकि अब फ़िलहाल 2022 की वैकेंसी है, 2026 में परीक्षा हो रही है, और इसके बाद फिर आप देख ही रहे हैं कि अगली जो वैकेंसी होगी उसमें आपके कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो पेड ग्रुप में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप पढ़ लेंगे, कुछ नंबर आपके इंक्रीज होते हैं तो अच्छी बात है ना। और पेड ग्रुप में मैं आपको बता भी रहा हूँ कि सारी PDF आपको दे दी गई है, जितना भी आपकी क्लासेज चली हैं सारी क्लासेज की PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो आपको ज़रूरी लगे उसको पढ़िए, अदरवाइज आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ना रामसर स्थल के बारे में, तो ये भी पढ़ाया गया था। आप यहाँ पर इस PDF को आप देख सकते हैं, और ये PDF बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए शानदार PDF है, और थोड़ा समय लगता है आपका, ज़्यादा लगता नहीं है। ठीक है। एक अच्छा नोट्स आपको मिल जाता है। थैंक यू, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक।